अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, ऐसा मालूम होता है कि अपोजिशन का जो अलायंस है एक मरतबा फिर उसमें खासी एक यकजहती पड़ी है और कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन आज मजीद इसके ऊपर बात करते हैं एक और सेंस में। और बिलावल साहब और मौलाना फजलुर रहमान, इन दोनों के दरमियान जो नया राब्ता कायम हुआ है वो एक बहुत अहम वजह है इन तमाम एक नएपन की जो कि इस अपोजिशन के अलायंस में आया है। और एक मरतबा फिर ऐसी उम्मीदें लगती हैं अपोजिशन के तमाम जो उनके लाइक माइंडेड हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की वापसी भी हो सकती है पीडीएम अलायंस में। और जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि दोनों ऐवान के अपोजिशन लीडर्स यानी कि जनाब शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी ने खास किरदार अदा किया है इस तमाम आइस मेल्टिंग में जो कि अपोजिशन की जमातों के दरमियान हुई है। खैर, मोमेंटम अच्छा गेन किया था पीडीएम ने राइट आफ्टर इट्स लॉन्च, लेकिन उसके बाद से जो तलखियां पड़ी, उसके बाद से जो दरारें आई वो काफ़ी वाजे थी और उसके बाद से पीपल्स पार्टी इस पूरे अलायंस का हिस्सा ना रह सकी। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने अपना जो भी काम था या उनकी जो भी एक जद्दोजहद थी गवर्नमेंट के खिलाफ, उन्होंने अकेले सिर्फ अकेले तौर पर बहैसियत सिंगल पार्टी उन्होंने तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाया। और पीडीएम जो मौलाना साहब और पीएमएलएन लेड जो पीडीएम रही थी, जो क्योंकि यही दो बड़ी जमातें फिर पीपल्स पार्टी के जाने के बाद उसमें बची थी, उन्होंने अपने तौर पर ये पूरी जो मूवमेंट है उन्होंने आगे बढ़ाई। अब ऐसा मालूम होता है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामान के बाहर दोनों तरफ से अपोजिशन कोशिश कर रही है कि हुकूमत को टफ टाइम दें और हुकूमत के खिलाफ कुछ बाकायदा मूव्स भी लाई जाएं। अपोजिशन ये भी मानती है कि जो पिछला जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का मौखर हुआ है और अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले हफ्ते में उसकी बैठक हो सकती है, जिसमें अहम कानून साजियाँ करनी है हुकूमत को और ख़ास तौर पर इलेक्शन इस्लाहात के लिए बिल्स लाने हैं और उसके ऊपर तमाम पार्लियामेंट का उनको एक वोट चाहिए, उनकी हिमायत चाहिए। तो लिहाजा ये अपोजिशन मानती है कि जो पिछला इजलास मौखर हुआ है उसमें अपोजिशन का ख़ास किरदार था। इसमें भी नाजरीन दो वर्जन्स हैं। एलाइज के हवाले से अपोजिशन कहते हैं कि चूंकि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं थे इस वजह से ये इजलास मौखर करना पड़ा, जबकि हुकूमत का ये वर्जन है कि वो अपोजिशन जमातों को बेहतर अपने साथ मिलाना चाहते हैं और उनसे मजीद मशावरत करना चाहते हैं, जिस वजह से इस इजलास को कुछ रोज़ के लिए मजीद मौखर किया गया है। इंटरेस्टिंगली वज़ीर इत्तलात और नशरियात जनाब फवाद चौधरी ने भी ये बात की। उन्होंने कहा कि अगर अपोजिशन गवर्नमेंट की लाई हुई इलेक्शन इस्लाहात पर मुतमईन नहीं है तो वो अपनी कोई इलेक्शन इस्लाहात ले आएँ और उसके ऊपर भी हुकूमत एक खुले दिल से सोच विचार करने के लिए तैयार है। क्या अपोजिशन हिमायत भरेगी इन तरह की कानून साजियों की, या फिर अपोजिशन जो अपने तौर पर मूव्स लाना चाह रहे हैं उसी के ऊपर अपोजिशन एक तरह से इसरार रखेंगे अपना? बिलावल साहब की और मौलाना साहब की जो ये बैठक है एक और पैराए में इसलिए अहम है नाजरीन क्योंकि हमें याद है कि ये जो सबसे जो अहम बात थी जिसकी बुनियाद पर फूट पड़ी थी पीडीएम में वो थी ही यही कि बिलावल साहब कहते थे कि इस्तीफे नहीं देने चाहिए, जबकि मौलाना साहब पूरे पीडीएम अलायंस में सबसे ज़्यादा इस बात को इंसिस्ट करते थे कि इस्तीफे दें, तमाम असेंबलियों से तमाम अपोजिशन जमातें इस्तीफे दें और उसके बाद इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो क्या ये भी इसका मकसद है, एक चीज़ एक तरह से इसको क्या हम ये भी रीड कर सकते हैं कि इन्होंने भी कोई एक बीच की राह इसमें इख्तियार कर ली है? और वो बीच की राह क्या है? क्या इस्तीफों की जानिब जाया जाएगा अब कलेक्टिवली दोबारा जो मौलाना साहब कहते थे, या फिर बिलावल साहब जो कहते थे कि कोई नो कॉन्फिडेंस या इस तरह का कोई मोशन प्रेजेंट करें उसकी जानिब जाया जाएगा? इंटरेस्टिंगली बात का आगाज़ करने से पहले 10 सितंबर को नाजरीन हमारे ही प्रोग्राम में जब इस हवाले से बात हुई थी, क्योंकि संगीन तरीन इल्ज़ामात जो इन दोनों लीडरान की तरफ से एक दूसरे के ऊपर आयद किए गए थे, उसकी शुरुआत तब हुई थी जब मौलाना साहब ने बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी पे और पर्टिकुलरली बिलावल साहब पे ये इल्ज़ाम आयद किया था कि उन्होंने डील कर ली है। इसी हवाले से जो हमारे प्रोग्राम में जो एक तबादला ख्याल हुआ था दोनों जमातों का एक दूसरे की तरफ, वो पहले मुलाहिजा कर लें। दिस इज़ द 10th सितंबर और अब ये दोनों लीडरान आपस में अगर एक कोalition लाना चाह रहे हैं और एक रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं तो क्या वो हो पाएगी? एक तो ये बड़ा पिवटल सवाल है जो पहले सेगमेंट के तहत टेबल करेंगे, लेकिन ये जो तबादला ख्याल है पहले ये मुलाहिजा कर लें ऑन द 10th सितंबर ऑन द सेम शो। करो, अब वो काम करो, तो फिर वो आपका पहले दिन का रोकना जो है वो कहाँ पे गया? तो वो वैलिड क्वेश्चन जो है ना वो इनवैलिड है। इनफैक्ट वो जो रोल उन्होंने ले लिया है वो तो शायद बीबी ने भी नहीं लिया, भुट्टो साहब ने भी नहीं लिया, अब उन्होंने ले लिया है, उनको मुबारक हो। ये खासी एक दिलचस्प करो, अब वो काम का रोकना जो है वो कहाँ पे गया? तो
जी नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कि जेयूआई को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि बिलावल साहब ने एक डील क्रैक कर ली है और इससे पहले इस तरह की मिसालें ना बेनज़ीर शहीद की तरफ से नजर आई और ना भुट्टो साहब की तरफ से। तो इसका जो रिबटल था शर्मिला फारूकी ने जो इसी प्रोग्राम में दिया था और उन्होंने जो इल्ज़ाम आयद किया था, ये मुलाहिजा कीजिएगा। मुझे आप एक बात बताइए, डीलें किसने की? बेल हुई शहबाज शरीफ की, जमानत हुई हमजा शहबाज शरीफ की, मरियम साहबा जो है वो अपने घर में बैठी हुई हैं, उनको कहा गया है कि जी अगर पकड़ना होगा तो 10 दिन पहले इतला कर देगी नायब आपको। तो मुझे बताइए कि रिलीफ किसको मिल रहा है? मुकदमात किसके खत्म हो रहे हैं? जमानतों पे कौन बाहर आ रहे हैं? खुर्शीशा तो जी नाज़रीन, किसने डील की और ये दोनों की तरफ से एक इल्ज़ाम था जो कि एक दूसरे की जानिब आयद किया गया था। इस लेवल की अगर एक खलिश और एक बीच में दरार आ गई थी तो क्या इस तरह की जो रंजिशें हैं अब इनको अब्रिज कर पाए हैं ये दोनों लीडरान और ये दोनों रहनुमा जो कि मिले हैं अभी, और इनकी मुलाकात जो एटलीस्ट जो ऑप्टिक्स हैं वो खासे उसके हवाले से प्रॉमिसिंग नज़र आते हैं। और उन्होंने कहा है कि हुकूमत को भरपूर उनको अपोजिशन देंगे तमाम कानून साजियों पे जो कि हुकूमत लाना चाह रहे हैं पार्लियामान में। तो क्या इन तरह के इख्तलाफात और डील्स के हवाले से जो एक दूसरे के ऊपर बात थी ये भी अब्रिज हो पाए हैं? इसी बात से आगाज़ करते हैं और हमें इसमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शौकत यूसुफजई नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और बजरिया TVU लिंक हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त के लिए, आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस के लिए। जनाब कादिर खान मंदुखेल नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेंबर कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपकी ग्रेशियस प्रेजेंस, आपके वक्त के लिए। और अमीनुल हक साहब नाजरीन हमें MQM से हमारा साथ देंगे और हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे इस पूरी बहस में, क्योंकि इत्तेहादियों के हवाले से भी दो इसमें व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी बातें चूँकि गर्दिश कर रही हैं तो इस हवाले से अमीन साहब से जानेंगे। लेकिन कादिर साहब, मैं आपसे बात का आगाज़ करना चाहूँगी। अभी आपने सुना जो एक हमने अपने ही प्रोग्राम से कुछ एक्सट्रैक्ट्स थे जो कि हमने आपके लिए और नाजरीन के लिए प्ले आउट किए, क्योंकि काफ़ी संगीन इल्ज़ामात थे। मौलाना साहब बाज़ाब्ता तौर पर ये कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी कोई डील क्रैक कर चुकी है, और जब शर्मिला साहिबा चूंकि उस नशिस्त में हमारे साथ थी, उन्होंने बिल्कुल यही इल्ज़ाम उन्होंने दूसरी तरफ यानी पर्टिकुलरली PMLN की तरफ आयद किया। क्या इन तरह के इख्तलाफात भी आप लोग दूर कर पाए हैं, ये जो हालिया मुलाकात हुई है मौलाना साहब और बिलावल साहब की? बहुत शुक्रिया, आपने और आपकी टीम ने बड़ी मेहनत की है वीडियो निकाल के। तो थोड़ा सा ये भी याद रखें, जब इमरान नियाजी साहब ने शेख रशीद को चपरासी की हैसियत भी नहीं रखा, आज वो मुल्क की सबसे बड़ी वजारत उसके पास है। और फिर ये भी याद रखें कि चौधरी बरादरान को उन्होंने डाकू कहा, पंजाब के डाकू, आज वो स्पीकर पंजाब असम्बली है। तो ये बातें तल्ख कलामी हो जाती है, सब चीज हो जाती है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसूल पे खड़ी है और उसूल पे हमारा अभी भी वही जो एक स्टांस था अभी भी वही है। वो ये है कि PDM की तजवीज भी बिलावल भुट्टो साहब की थी, और बिलावल भुट्टो साहब की तजवीज के बाद ये PDM बनी, और PDM का एक फार्मूला तय हुआ। थोड़ा सा मुझे 1 मिनट दे दे, मैं उसको तफसील बता दूं कि जो भी फैसला होगा वो मुतफ़क़ा होगा, सही अक्सरियत पे नहीं होगा। मिसाल के तौर पे 10 पार्टी है तो 8 राजी हुए, 2 राजी नहीं है तो अक्सरियत का नहीं है, मुतफ़क़ा होगा। और ये तय हुआ कि हुकूमत के खिलाफ हर शहर में से जुलूस करेंगे और उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे, और इस्लामाबाद में वहां अगर जरूरत पड़ी तो पड़ाव देंगे और अगर जरूरत पड़ी तो इस्तीफे देंगे। मगर इसी दौरान आपको याद होगा सेनेट का इलेक्शन हो गया, और आपने देखा पंजाब में PTI और मुस्लिम लीग नून जो कि एक दूसरे को गिराने पे तुले हुए थे, उन्होंने आपस में एक इत्तेफाक कर लिया है और 5 सीटें PTI ने ले ली है, 5 सीटें मुस्लिम लीग नून ने ले ली है, और 1 सीट काफ लीग को दे दी। सही, बिल्कुल। और फिर 29 अप्रैल 2021 में मेरे ज़मनी इंतखाबात कराची में PTI PDM के तमाम पार्टी और वो सारे जो ना एक दस्तखत पे एक इशू पे, यानी पीपल्स पार्टी मेरे खिलाफ उन्हें रिटर्निंग अफसर को दरखास्त, एक ही पेज के ऊपर, और पीपल्स पार्टी को एक शख्स के जरिए जो पार्टी का सरबराह नहीं है, न शहबाज शरीफ, न नवाज शरीफ, न मौलाना साहब ने शोकाज दी है। अब हमारा ये कहना था कि शोकाज किसी बराबर वाले को नहीं दी जाती है, किसी मुलाजिम को दी जाती है। मिसाल PTV का कोई मुलाजिम कोई वायलेशन करे तो PTV का चेयरमैन उसको शोकाज देगा,
आप पीटीवी का चेयरमैन जो है ना वो जियो का या एयरवाई का या किसी और चैनल को शोकाज नहीं दे सकता है, कैमरा दे सकता है, दूसरे अदारे दे सकते हैं। सही तो हमारे सही ये थे अच्छी कि मिसाल आपने है। ये गलत किया है, इस पर होने चाहिए। हाँ अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ ले, फिर हमारी तलखियां भी बढ़ गई। मगर आपको याद होगा जब हुकूमत ने मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी बिल लाया, नाम तो कुछ और था, मैं कंट्रोल अथॉरिटी कहता हूँ, वो बिल आया तो आपको याद होगा कि बिलावल साहब, मौलाना असद साहब और शहबाज शरीफ साहब असम्बली से लेके पैदल चल के, मैं भी खुद मौजूद था उस वॉक में या उस शिरकत में, हम इकट्ठे आए। फिर आपने ये भी देखा कि जो जर्नलिस्ट के खिलाफ जो एक यानी मजदूरों के खिलाफ जो था, जो कि सुप्रीम कोर्ट में परसों भी केस लगा हुआ था, वहां भी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब सब एक साथ थे। सही ठीक है, सही इसको थोड़ा सा आप आगे स्टेप ले लें, इसको आगे ले। अब जहां हुकूमत की महंगाई, पेट्रोल, इस वक्त मैं जोब बलूचिस्तान में बैठा हूँ, 148 रुपए 70 पैसे यहाँ पेट्रोल का 3 लीटर चल रहा है। और फिर आपकी दवाइयों का रेट, दूसरे रेट, जब महंगाई उरूज पे आ गया तो एक मरतबा फिर हुकूमत की नाकानूनी हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसी की वजह से जो पीडीएम का या अपोजिशन की जमात है वो एक जा हो गई है। सही और राइट इसकी एक राइट। कड़ी, और इसकी लेकिन कड़ी मेरी जो आपने गुजारिश है बताया था कादिर साहब, बिलावल, आपने सुना होगा कायरा साहब ने भी अभी कुछ रोज पहले, जस्ट सम डेज अगो, मैं क्योंकि इसलिए ये चीज ज्यादा ऐप्ट थी, 10 सितंबर इतना दूर नहीं है और खासे जिसे कहते हैं ना संगीन इल्जामात थे जो कि मौलाना साहब ने आयद किए थे बिलावल साहब की तरफ। क्या ये भी गलत फहमियां दूर हो गई हैं? ये मेरा आपसे एक बड़ा एक कैंडिड एक सवाल है। और कायरा साहब ने अभी हालिया एक उन्होंने अपने अब जो बात उन्होंने पीएमएलएन के हवाले से की है वो भी आपके सामने है। देखिए एग्जैक्ट 6 महीने पहले मेरे इलेक्शन में पीडीएम ने पूरा मुत्तफका तौर पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, ऐसे ही है। और जिसमें एनपी भी इसके साथ थी, जमीयत भी साथ थी, यानी शोकाज एनपी को मिला है, एनपी भी उनके साथ थी। तो ये सारी जमातें सियासत में, और फिर उसके बाद भी जो नेशनल असेंबली या सेनेट के फोरम पे आपने देखा जितनी भी अपोजिशन के रहनुमा थे या मेंबरान कौमी असेंबली या सेनेट थे वो एक पेज पे थे। तो ये सियासत में जो तलखियां भी होती है, और आपको ये भी याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो मेरे कायद आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बोला था वो भी आप लगा देते हैं, मैं आपको याद दिला देता हूँ। तो ये सारी चीजें जहाँ इमरान नियाजी साहब ने काफ लीग के बारे में कहा, जहाँ शेख रशीद साहब के बारे में कहा, वहाँ हमने भी एक दूसरे के बारे में कहा। तो इसमें कोई ऐसे नहीं है कि लेकिन ये कि वो आप कह रहे हैं कि वो तमाम चीजें, वो तो जाहिर है आपने गवर्नमेंट के बारे में कहा है, वो बिल्कुल बात आप कह रहे हैं, दैट इज वेरी वैलिड कि आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने जब कहा है, लेकिन उनके तो जाहिर है डिफरेंसेस अब खत्म हो गए ना, तभी अब वो साथ हैं गवर्नमेंट में, तो आपके भी अब खत्म हो गए हैं, यानी मौलाना साहब के थे, ये आपने अभी पॉइंट बात की है। लेकिन शौकत साहब जी जी फोरम पे तो पहले से साथ, यानी आप अभी कल मौलाना साहब का और बिलावल साहब की आप मुलाकात की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये असेंबली के फोरम पे, और आपको याद होगा मेरा बिल था जहां जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से हमने हुकूमत को शिकस्त दी है, हमारे वोट थे 117, हुकूमत के 104। सही है। अभी 4 बल्कि ये बात आपकी सही है कि आपके खिलाफ तो एक तरह से पूरी पीडीएम कंटेस्ट कर रही थी और मिफ्ता साहब मतलब आपने उनको हराया है, दिस इज क्वाइट कमेंडेबल, और उसके ऊपर वो बाकायदा उन्होंने कोई कानूनी रास्ते भी वो अपनाना चाह रहे थे आपके इलेक्शन के ऊपर। हमने सिर्फ पीडीएम को नहीं शिकस्त दी, हमने पीटीआई जो पहले नंबर पे थी हमने छठे नंबर पे भेज दिए, हमने मुस्तफा कमाल को शिकस्त दी, हमने टीएलपी को शिकस्त दी, हमने पूरे पाकिस्तान भर की पार्टियों को शिकस्त दी 29 अप्रैल 2021 में, और पीपल्स पार्टी ने यह सीट 33 साल बाद जीती है। ठीक है, मैं जरा शौकत यूसुफजई साहब से भी पूछूं। शौकत साहब, ये एक बड़ा फितरी सा जवाब है जो कि ऑब्वियसली आपको अपोजिशन वाले कहते हैं कि वो अपने आपस में उनके अलायंस हैं, अलग अलग पार्टीज हैं, वो बेशक आपस में जो भी उनकी बयानबाजियां रही हों या इख्तलाफात रहे हों, तो वो आपको याद कराते हैं कि आपने क्या बयानात दिए थे अपने एलाइज के हवाले से। तो ये तो फितरी चीज़ है, चलता रहता है। क्या ये इतना ही नॉर्मल है? और अब जब ये तमाम इकट्ठे हो गए हैं, आपको लगता है अब आने वाला हफ्ता भी जो ये जॉइंट सेशन है ये उसके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है आपके हवाले से, क्योंकि आप तो काफ़ी बिल्स इसमें मुतारिफ कराना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो ये है कि पीडीएम उस वक्त कुछ नहीं कर सकी जब ये पीक पे थी, और उस वक्त लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी ये इस्लामाबाद में आके धरना दे के पता नहीं क्या करेंगे, हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी करेंगे। तो उस वक्त ये सारे मुत्तहिद भी थे और इनके दिल में इतना वो नहीं था। लेकिन आज जो इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये तो सिर्फ बोग़ इमरान की उसमें सारे इकट्ठे हो रहे हैं, और ये अब इकट्ठे करके क्या करेंगे? इन्होंने जो एक दूसरे के खिलाफ जो बातें की है, मौलाना साहब ने की है, ये बेशक टीवी पे आके कहें ना कि जी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, तो इनको तो वाकई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको तो आप कुछ भी कहें, इनका मकसद कुछ और है। इमरान खान ने पहले ही कह दिया था ना कि जब मैं इनके
दुम पे पैर रखूंगा, ये सारे इकट्ठे होंगे। तो ये देखें, जब भी आप मुझे बताएं कि पीडीएम क्यों मुतारिक हुई एक इशू पे ऊपर ना, कि जी इलेक्शन कमीशन में इस्लाहात लेकर आ जाए, इलेक्शन कमीशन को दुरुस्त किया जाए ताकि जो इंतखाबात है इस मुल्क के अंदर वो शफाफ हो सके। तो 71 के बाद कौन से इलेक्शन हुए जिन पे उंगली नहीं उठी है? तो क्यों हम जब असम्बलियों में होते हैं, जब हम हुकूमत में होते हैं, तो हमें सारी चीज़ें हम भूल जाते हैं? क्यों नहीं इस्लाहात की तरफ जाते हैं? तो ये जो पार्टियां होती हैं जब अपोजिशन में होती हैं तो चीखती हैं कि जी हमारे साथ धांधली हुई है। तो वंस फॉर ऑल ये इशू हल हो सकता है अगर कोई हल करना चाहे तो। अगर इमरान खान के पास कम अक्सरियत है, बहुत कम अक्सरियत के साथ वो हुकूमत चला रहा है, इनके पास 2/3 अक्सरियत थी, और तब भी ये जो है ना इस्लाहात से भागते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हुकूमत ने इजलास मुलतवी किया है तो इनको खुश हो जाना चाहिए। वो कह रहे हैं जी आप अपनी अमेंडमेंट लेकर आए, लेकिन इस्लाहात लेकर आए ताकि शफाफियत आए नहीं शौकत इलेक्शन के साहब, वो अंदर। तो खुश हैं, वो तो तो ये ये कह रहे किसी हैं कि चीज पे इजलास मुत्तफिक तो मौखर ही होते नहीं इसलिए है। हुआ है क्योंकि उन्होंने इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए हैं और इत्तेहादी जमातें कानून साजी पे साथ नहीं दे रहे। ये तो मौकफ है मैं ये ऑपोजिशन कह का, रहा वो खुश हूँ, है। देखें ये कुछ भी देखें वो कुछ भी कर लें, हम तो ये कहना चाहते हैं कि अगर हुकूमत ये समझती है कि अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहिए, अगर वो इनको चांस दे रही है तो क्यों नहीं अवेल कर रहे हैं? और इतना अच्छा मौका है कि आप अपने जो अमेंडमेंट है वो लेकर आ जाएं असम्बली में। हुकूमत कहती है जी आप लेकर आ जाएं। देखिए ये बड़ी बदकिस्मती है कि एक हुकूमत जो है वो सिटिंग हुकूमत, वो कभी भी इस तरह चीज़ें नहीं करती है कि जी शफाफियत की तरफ जाए कि जी मेरी हुकूमत है और मैं आइंदा जो है ना इंतखाबात शफाफ हो। और हर हुकूमत चाहती है कि वो, जिससे पहले जितनी भी हुकूमतें रही हैं सब ने धांधली भी कराई है, जितना उनका बस चल सका वो कराई है उन्होंने। हुकूमत कह रही है कि नहीं हम शफाफियत की तरफ जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो सबके लिए बराबर होगी, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उनका हक देंगे। अब ये देखें कितना बड़ा यानी जुल्म है कि आप इतने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो आपके लिए पैसा भी कमा कर, ज़रिए मुबादला कमा कर भेज रहे हैं पाकिस्तान को, आप उनको वोट का हक भी नहीं दे रहे हैं। तो ये एक तरीका है जो हुकूमत चाहती है कि उनको भी वोट का हक मिले और यहाँ शफाफियत आए। अब ये जो है ना, ये तो मैं ना मानूं वाली बात है कि जी अब क्या है, अब 3 साल गुजर गए, 1.5 साल रहते हैं हुकूमत के लिए। अब ये आके जिस तरह शेख रशीद साहब ने कहा कि 6 महीने में तो ये सिर्फ वार्म अप होंगे, तो उसके बाद क्या करना है? और देखिए इस तरह हुकूमतें ना गिरती हैं ना, ये या तो एक पार्टी हो और वो उनका लेकिन शौकत साहब, आप लोग पहले कहते थे ना कि नैब के केसेस हैं और इस वजह से मुश्किलात खड़ी कर हुए, सकते तो हैं। अब तो नैब का केस सच नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट खुद जो तरमीम लाई है नैब के लिए, उसमें तो आपको पता है ज्यादातर केसेस के ऊपर तो अपोजिशन को रिलीफ मिल सकता है और ज्यादातर जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको जमानतें भी मिली हुई हैं। तो ये तो फिर बात ना हुई ना कि वो नैब के केसेस से बचने के लिए हुकूमत के खिलाफ निकल रहे हैं। देखिए मोना, जमानतें मिलना अलग बात है, केसेस हैं, केस ख़त्म नहीं हुए हैं। अभी तो शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और केस आ रहा है, वो भी ACL पे आ रहा है। देखिए मैं इस पे नहीं जाना चाहता, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी दोबारा अपोजिशन क्यों इकट्ठी हुई। यानी मौलाना साहब कहते थे कि जी ये पीपल्स पार्टी की डीलिंग हो गई है। पीपल्स पार्टी के तमाम लीडरान जो मेरे साथ टॉक शो में आते थे वो कहते थे कि जी नून लीग की डीलिंग हो चुकी है, उनको बड़े रिलीफ मिलना शुरू हो गई है, उनकी ज़मानतें शुरू हो गई हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर ये लोग वाकई मुखलिस हैं, अगर ये कहते हैं कि जी हाँ जो मुश्किलात है और हमने हुकूमत को गिराना है, तो शुरुआत करें ना, सिंध से शुरुआत कर लें। इनके पास हुकूमत ही है, छोड़ दे, आ जाए मैदान में कि जी तो अब फिर आपने मौलाना साहब वाली बात कर दी और सारे जो है शुरू हो जाए। आप तो फिर मौलाना साहब को एंडोर्स कर रहे हैं क्योंकि वो भी तो यही कह रहे थे। मौलाना साहब देखे, मौलाना साहब का एक मसला है। देखो मौलाना साहब का मसला ये कि वो कुछ भी हो जाए, ये 5 साल पूरे हो जाए, अगले 5 साल आ जाए, वो बेचारे उनको असेंबली में आना नहीं है। अब तो वो कुछ भी कर सकता है, वो तो कहता है कि कोई और आ जाए, ये इंतखाबात का सिलसिला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन इस तरह होगा नहीं, उनकी ख्वाहिशात हर जगह पूरी नहीं हो सकेगी इंशाल्लाह। वो अब इनके पास सिंध की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी के पास, ठीक है। मैं जरा कादर साहब से यही बात पूछूं क्योंकि आपने वही बात मोर और लेस कही है। यहाँ उनके पास क्या है खोने को? कादर साहब, ये इस्तीफों वाली बात पे घूम फिर के एक दोबारा बात ये आई है कि अब तय क्या हुआ है, क्या फॉर्मूला इस हवाले से है, क्योंकि मौलाना साहब तो इसरार कर रहे थे इसी बात पे, शो कॉज वगैरह भी उन्होंने इशू किया था, बल्कि पूरे PDM ने किया था। क्या आप इस्तीफे दें? देखिए मैंने बड़ी वजाहत के साथ आपको तफसील से जवाब दे दिया है।
आप रिपीट सवाल करना चाह रहे तो मैं फिर से जवाब दे देता हूँ। हमने इस्तीफे की न कोई बात की है, ना हम इस्तीफे देने वाले हैं। इस्तीफे उस सूरत में पहले भी बात हमने की है कि जब इस्लामाबाद की तरफ आप वार्म अप करेंगे पब्लिक को, आप पड़ाव डालेंगे, जी 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 कादिर साहब, वहाँ मेरी अगर गुजारिश ये है, मैं बिल्कुल आपका जवाब मैं पहले भी समझी हूँ, लेकिन मैं पूछना आपसे ये चाह रही हूँ कि फिर क्या मौलाना साहब आपकी बात पे आमादा हो गए हैं? वो अब क्या इंसिस्ट नहीं करेंगे? क्योंकि यही तो बात पीपल्स पार्टी पहले भी उनको कर रही थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, नॉट एट दिस पॉइंट इन टाइम। देखिए, ये कबल अज़ वक्त सवाल है। न तो मौलाना साहब की मुतालबात में अभी कोई बात बिलावल साहब के सामने आई बात, हम्म। ना मीडिया के सामने उसने कोई बात की है। ये आप अपनी तरफ से सवाल पैदा कर रहे हैं जो कि मुझे भी नहीं पता। ठीक है, हमने तो इस्तीफे नहीं दिए ना फेयर इनफ, आपके सही है। सामने। ठीक है, हमने नहीं दिए। हम्म। और फिर आपने ये देखा कि मौलाना साहब की पार्टी नून लीग जी के राइट, साथ मैं कादिर साहब को दोबारा रिकनेक्ट करती हूँ, उनकी ऑडियो मुझे मौसूल नहीं हो रही है। लेकिन जी कादिर साहब प्लीज गो ऑन, आपकी ऑडियो मुझे मिस हुई थी बीच में। मैं ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि जब वो मौलाना साहब की बात हमारे सामने नहीं आई, ना मीडिया के सामने आई, आप सवाल कर रहे हो तो आपके सवाल पे तो मैं जवाब नहीं दे सकूंगा। हम्म। मौलाना साहब की पार्टी पीटीएम तमाम जमातें हम पार्लियामेंट में इकट्ठे, और इकट्ठे ये है कि हमने हुकूमत के खिलाफ 2 बिल पास भी हमने कराए, अपने बिल हमने पास कराए, हुकूमत का बिल हमने रिजेक्ट करा दिए, और फिर हुकूमत को ज्वाइंट सेशन को मोखर करने पे प्रेशराइज करके उनको घुटने टेकने पे मजबूर भी किए। यही फवाद चौधरी साहब, यही दूसरे वजीर थे कि हमने इसी डब्बा मशीन के जरिए हमने इलेक्शन कराना है। अब दोबारा क्यों कह रहे हैं हमसे मुज़ाकरात करें? अब दोबारा स्पीकर क्यों खतूत लिख रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि जो आई सी। हुकूमती इत्यादी है एमक्यूएम और काफ लीग, वो ने उसके तो बात आपकी और दूसरे चैनल के जरिए आ गई है कि उन्होंने तो मुखालफत की है कि भाई आप जी तहफ़्फ़ुज़ात इन प्लेस थी। मैं बल्कि हम लोग कोशिश कर रहे थे कि अमीन साहब को भी हम रिकनेक्ट करते और उनसे हम बात करते इस हवाले से कि इत्तेहादियों के हवाले से जो बात आ रही है उसमें कितनी बात में वज़न है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात अगर हैं तो वो दूर हो पाए हैं या नहीं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, वापस आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, वहीं से रिज्यूम करते हैं और कुछ आखिरी कमेंट्स लेके ये वाला सेगमेंट हम कंक्लूड करते हैं, फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन कादिर साहब आपसे सिर्फ ये आखिरी एक बात, फिर शौकत साहब उसका रिस्पॉन्ड कर दें, ये कि क्या आप कानून साजी पर, क्योंकि इलेक्शन इस्लाहात तो तमाम का एक कंसेंसस के साथ एक मामला है ना, जो इख्तिलाफ शुरू हुआ है वो भी 2018 के इंतखाबात के नताइज के हवाले से हुआ है, तो क्या इसके ऊपर अगर आपको ये ऑफर है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपनी जो भी तजावीज़ हैं वो ले आएं, आप अपनी रिकमेंडेशंस दे दें अगर आपको हुकूमत की पसंद नहीं है? देखिए, पहली बात तो हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। साफ इस वजह से नहीं है कि ये हुकूमत ने ये पहला बिल कौमी असम्बली की सतह पे पास करा है और उसके बाद इनके वज़ीरों ने धमकियों के जरिए उसको नाफिज करने की धमकी दी है। उसके बाद जब एमक्यूएम की अपनी अदाद शुमार इनकी इत्यादियों ने इसे हाथ खींच लिया है तो हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो गई है। और फिर हम इस मशीन को, डब्बा मशीन, इस जादू की मशीन को हम कैसे माने जिस अदारे के जरिए ये इलेक्शन कराना चाहता है, उन्हीं अदारे ने तो कादिर साहब अपनी मशीन ले आए ना, आप अपनी भी तो कोई मशीन आप भी तो प्रपोज कर सकते हैं, या अगर आपने मशीन टोटली रद्द करनी है तो फिर आप अभी जो तरीकेकार चल रहा है स्टैम्प्स का, ठप्पे का, आप उसी को आगे बढ़ाएं, आप अपनी तजावीज ले आए, कोई मसला नहीं। देखिए जो बात हुकूमत करना चाह रही, ये बात तो हम अपनी इत्यादियों का यानी पीडीएम का भी नहीं मानेंगे कि वो एक तरफा फैसला करे और फिर हमें बोले हमारे पीछे चलो। ये हुकूमत ये हर बार पहले इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जब हुकूमत खुद उनके इत्यादी ने हाथ खींच लिया है, आइए मैं आपकी तौसर से ऑफर करना चाह रहा हूँ, आप जैसे 18वीं तरमीम पास हो गई उस तरह एक पार्लिमानी कमेटी बना ले। हम भी चाहते हैं कि 2018 का इलेक्शन जो ना वो धांधली ज़्यादा है, आरटीएस सिस्टम को जानबूझ के बिठाया गया, पीटीआई को जिताया गया। हम चाह रहे हैं कि आइए पार्लिमानी कमेटी बना ले और पार्लिमानी कमेटी के जरिए, वो तो बनी हुई है, वो तो इलेक्शंस के ऊपर बनी हुई थी, परवेज खट्टर साहब उसकी सदारत कर रहे थे। अब उस कमेटी के जरिए आप आइए, आप नए शुरू से उसकी बात कर ले। देखिए अभी आपने खुद भी अपने इंट्रो में बात की कि अगली हफ्ते फिर ज्वाइंट सेशन होगा। जब आपने ज्वाइंट सेशन मोखर कर दिया है,
फिर आपने इत्यादियों को यानी अपोजिशन को आपने स्पीकर के जरिए ऑफर किया है, तो फिर आप जॉइंट सेशन क्यों बुला रहे हो? पहले इसका फैसला तो होने दो कि हम मानते हैं कि नहीं मानते हैं, हम बैठते हैं कि नहीं बैठते। आपने तो एडवांस पे, जैसे हम सुनने में आ रहा है कि मंगल को जॉइंट सेशन का इरादा है हुकूमत का बकौल मीडिया का, और आपने इस बात की तस्दीक भी कर ली है, तो आपने तो पहले ही ज़हनी तौर तैयार हो कि हमने कराना है कुछ भी हो, अपोजिशन माने या ना माने। तो अगर आपकी नियत ही ऐसी हो तो हम आपकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है, जब तक आप बराबरी की सतह पर नहीं बैठेंगे, जब तक आप इलेक्शन की शफाफियत की के ऊपर हमारे साथ नहीं बैठेंगे। ठीक है, मैं जरा शौकत साहब से जवाब लूं ना इसका कि आपके ये जो इल्जामात हैं ये इनमें कितना वजन है, और क्या ऐसी बात है शौकत साहब वो ऑपोजिशन का ये वो कह रहे हैं आप फिर से उनके ऊपर थोपेंगे बिल्स और उनकी हिमायत नहीं है, और दरअसल तो प्रॉब्लम इत्तेहादियों का पड़ा हुआ है? देखिए मुना, मेरे ख्याल से जो लोग पार्लिमानी से वाकिफ़ है ना, अगर ये असम्बली में चले भी जाएं और अगर अक्सरियत तो वोट के ज़रिए आती है ना, अगर लोग उनके साथ मुत्तफिक नहीं होंगे तो कहाँ से बिल पास होगा? तो ये बात कहना कि जी हम इसलिए इकट्ठे नहीं हो रहे हैं कि हुकूमत की नीयत ठीक नहीं है, अब नियतों से तो अल्लाह ही वाकिफ़ होता है। अब इंसान क्या नियत की क्या मैं बता सकता हूँ। ये जब हुकूमत ऑफ़र करती है तब भी ये शर्माते शर्माते हैं, अगर नहीं करती है तो तब भी इनको तकलीफ़ होती है। तो मैं तो हैरान हूँ कि आखिर क्या किया जाए। जब पार्लिमानी कमेटी बनी थी तो उसमें इजलास में भी नहीं लोग नहीं आते थे। तो ये एक असल इशू ये है कि देखें हमारे इस मुल्क का मसला ही यही है कि जो अच्छा ब्रेन है वो असम्बलियों में नहीं आता। इसलिए नहीं आता कि यहाँ पैसा लगता है, पैसों के ज़ोर पे लोग आते हैं असम्बलियों में, और ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। देखिए जमहूरियत के अंदर अगर हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कोई बिल पास हो जाए तो ये तो जमहूरियत कहते हैं इसे। अब यहाँ जब पास हो जाए तो जी हुकूमत कमज़ोर है इसको गिरा दो, ये कोई यह क्या बात होगी? जमहूरियत में तो ये होता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस पर फैसला करते हैं, वही उसी को वोट उसी पे वोट दिया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये इनको बैठना चाहिए, अपोजिशन को सोचना चाहिए। और पहली बात तो ये है कि ये खुद तो क्लियर हो जाए ना कि इन्होंने करना क्या है। यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की नीयत का इनको पता है वो क्या करना चाहते हैं। वो तो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी खत्म हो ना वहाँ पे सिंध के अंदर, तो ये खत्म करना चाहते हैं क्या? तो ये पहले अपने आप को कादिर साहब ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी का वही स्टैंड है जो कि था कि कतई इस स्टेज पर इस्तीफे नहीं आएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले इनका जहन, पहले ये तो अपना जहन बता देना कि ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि आवाम तो इस वक्त मुश्किल में है। आपको पता है महंगाई है, हम खुद कहते हैं महंगाई है, आवाम जो है हुकूमत कोशिश कर रही है कि इनको मुश्किल से निकाले, क्योंकि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक मुश्किल कर रहे हैं कि महंगाई है, और पूरी दुनिया हम अलग थलग तो रह नहीं सकते हैं। बिल्कुल है, महंगाई है, ये भी तो एक रीजन है ना, वो ये कह ही रहे हैं। और मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात देखें आप, देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानात, एक मिनट देखें, नहीं इस वजह से इकट्ठे नहीं हुए ये, इनकी ये देखिए ये कह रहे हैं कि हम मुश्किलात बढ़ाएंगे। यार कौन सी दुनिया की अपोजिशन है वो? जब मुश्किलात होती है किसी मुल्क के ऊपर तो मुल्क से मुश्किलात ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ती है। ये नहीं अगर मुश्किलात बढ़ती हैं आप मुझे बताएं तो आवाम के लिए मुश्किलात नहीं बढ़ेंगी, सिर्फ हुकूमत के लिए बढ़ेंगी। ये कैसी अपोजिशन है, ये कैसी जमहूरियत के लोग हैं? सही, राइट। नाजरीन अगले सेगमेंट का रुख करते हैं, और चूंकि मामले इन तरह के मामलात की बात हो रही है कि जी जो कौमी मामलात हैं उनके ऊपर तमाम अपोजिशन हो हुकूमत हो तमाम मिल बैठ कर काम करें और मामलात को आगे लेकर चलें, जिसमें ज़ाहिर है महंगाई के हवाले से शौकत साहब ने खुद ही बात की है, लेकिन दूसरा इसी तरह का एक मामला अफ़गान उमूर है और अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है उस हवाले से है, क्योंकि ट्रॉयका प्लस अब उनकी खासी मुलाकातें पाकिस्तान में रहीं, जिसमें पाकिस्तान है, रूस है, चीन है और अमेरिका भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट नाजरीन इस अलायंस की ये बात है, और जिसको हम सेकंड सेगमेंट में एट लेंथ अब कवर करेंगे, कि इसमें अमेरिका भी है और रूस भी है एंड चाइना भी है। ज़ाहिर है आर्च राइवल्स होने के बावजूद ये जो सुपर पावर्स हैं या सून टू बी सुपर पावर है जैसे चीन है, ये तमाम इकट्ठी हैं इस ट्रॉयका प्लस में, और इनका ये मकसद है कि अफगानिस्तान में अमन का क़याम हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने, तमाम इसमें शामिल हों और इंसानी हुकूक का ख़ास ख्याल रखा जाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी नाजरीन जो नुमाइंदगान हैं उनकी मुलाकातें रहीं, और इस हवाले से जो तबादला ख्याल है वो हुआ, सिक्योरिटी पर ख़ास तौर पर बात हुई, और साथ साथ जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं उनसे भी मुलाकातें रही हैं, ट्रॉयका प्लस के तमाम ये जो नुमाइंदे हैं। और सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि
गवर्नमेंट ने अब ये भी बात की है कि देखा जा सकता है कि जो भारत से आने वाली गंदम है वो बजरिया पाकिस्तान अफगानिस्तान पहुंच जाए, जो कि अफगानिस्तान की और भारत की एक बहुत पुरानी डिमांड थी, लेकिन चूंकि पाकिस्तान उनको इस तरह से ट्रांजिट करने का एक मौका नहीं देता था थ्रू पाकिस्तान, तो लिहाजा अब इस चीज़ के ऊपर भी सोचा जा सकता है। ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात थी ट्रॉयका प्लस के नुमाइंदगान की, उसमें ये बात सामने आई है। तो इसके हवाले से ज़रा बात करेंगे कि ह्यूमैनिटेरियन एतबार से क्या ये चीज़ करना ज़रूरी है। एक और चीज़ को इसमें हम अंडर कंसिडरेशन रखेंगे कि भारत के साथ दीगर जो हमारे ट्रेड वगैरह हैं, तमाम ताल्लुकात हैं, वो 5 अगस्त 2019 के बर्बरियत भरे इकदाम के बाद से बंद हैं। तो लिहाजा अब अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पाकिस्तान भारतीय गंदम अफगानिस्तान जाने की इजाज़त देता है, तो इसको किस निगाह से देखा जाएगा और क्या ये दुरुस्त फैसला है? इसी पैराए में एक तो इसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरा अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी चूंकि पाकिस्तान में हैं और उनके भी कुछ मायने खेज नाजरीन बयानात सामने आए हैं, और जो उनके कुछ इंटरव्यूज़ हुए हैं, एक इंटरव्यू उन्होंने पीटीवी को भी दिया है और एक उन्होंने एक खुसूस सेशन से भी उन्होंने बात की है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका बयान है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि जो इंसानी हुकूक की पामाली है जो कि रिपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान से, या ख़वातीन के हुकूक की पामाली है, वो सिर्फ खबरें हैं, वो सिर्फ अफवाहें हैं और ये सिर्फ गोया सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, इनमें कोई हकीकत मौजूद एज सच नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का हरबा तालिबान के हवाले से नहीं चल सकता और ये दुनिया पहले ही आजमा के देख चुकी है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जो कि सामने आया है। फिर साथ साथ टीटीपी से जो एक बातचीत का सिलसिला है उस हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने एक तरह से इस बात को एंडोर्स किया है कि हाँ, अफगानिस्तान में जो तालिबान की उबूरी हुकूमत है वो इसके पूरे मामले में एक सालसी का इसमें किरदार अदा कर रहे हैं। इस हवाले से क्या बात बन पाएगी? और एक दफ़ा फिर एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें ये सवाल है, जो एक नुक्ता है वो ये है कि जो उसमें ऐसे कल्प्रिट्स हैं जो कि नाकाबिले माफ़ी हैं, क्या उनको अलहदा रखकर हम लोग जो उनके रिलेटिवली नॉन वायलेंट एलिमेंट्स हैं उनसे बातचीत का अगर सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं तो वो आगे बढ़ पाएगा? इसी उमूर पे अब सेकंड सेगमेंट के तहत बात करेंगे। शौकत यूसुफजई साहब और जनाब कादिर मंदोखेल हमारे साथ मौजूद हैं और अली सरवर नकवी भी नाज़रीन हमें इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान बजरिया स्काइप आप हमारे साथ हैं। एम्बेसडर साहब, मैं आप ही से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। ये जो ट्रॉयका प्लस का पाकिस्तान में एक बड़ा इनका अहम दौरा रहा और कुछ मुलाकातें भी खासी अहम हुई विद द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड द प्राइम मिनिस्टर, इसको आप कैसा देखते हैं? और अफगानिस्तान में मामलात क्या दुनिया भर के लिए इस वक्त तसल्ली बख्श हैं, या आपको लगता है उनमें बहुत अभी बतदरीज बेहतरी की गुंजाइश है, जैसे कि कुछ लोग या कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स इंडिकेट कर रहे हैं? अव्वल तो जी मोना, इट्स ए प्लेजर आपके प्रोग्राम में शरीक होने पे। प्लेजर इज ऑल माइन सर। मैं अव्वल तो ये कहूँगा कि जो ट्राइका प्लस की मीटिंग है और जो रूस और चीन के साथ मुज़ाकरात, पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है और अमेरिका, तो ये एक बहुत अहम मीटिंग है, क्योंकि ये मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि इलाकाई ताकतों को, ख़ास तौर पे रूस और चीन को अफ़गानिस्तान के मामले में उनको इन्वॉल्व करना बड़ा ज़रूरी है। पाकिस्तान अपने तई जो कुछ भी कह रहा होगा उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं बनती है, क्यों कि उसका क्लाउट नहीं है, इक़्तिसादी स्ट्रेंथ नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि रूस और चीन भी हमारे साथ चलें और हम सबको तीनों को अच्छा, अमेरिका का तो जाहिर है, अमेरिका एक आलमी ताकत है, ग्लोबल पावर है, तो अमेरिका का तो जाहिर है रोल बनता है और वहाँ पे रहा है इतने अरसे। तो ये मीटिंग मैं समझता हूँ कहीं ज़्यादा अहम है निस्बत वो मीटिंग जो कि दिल्ली में हुई थी, क्योंकि भारत ने जो एक मीटिंग की थी उसमें सारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बुला लिया था और यहाँ के, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों उसमें नहीं थे। तो अब जो मीटिंग हुई है इसकी कहीं ज़्यादा अहमियत है अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए। एक तो बात यह है। दूसरे, अफगानिस्तान तालिबान की जो इमेज की आपने बात की है कि उसमें बेहतरी की पॉसिबिलिटीज़ हैं या नहीं है, वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बेहतरी की अभी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तालिबान
को अपने को सेल करना है। देखिए ना, ये एक रियल वर्ल्ड है, यहाँ हकीकत, सही सही जमीनी दुरुस्त। हकीकत पे सारा काम होता है। तो तालिबान चाहे अपने तई जो भी समझते हो कि वो बहुत सही है, लेकिन उनको दुनिया को कायल करने की जरूरत है, वरना वो ऑस्ट्रेसाइज हो जाएंगे। वही लेकिन हाल होगा जो एम्बेसडर पिछली साहब, जो बार ये हुआ। तालिबान कह रहे हैं कि जो भी इंसानी हुकूक के मामलात, वायलेशंस, वुमेन राइट्स की वायलेशंस, ये सिर्फ सोशल मीडिया की खबरें हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये बात दुरुस्त है या फिर ये खबरें सच हैं? देखिए, मैं कह नहीं सकता कि हकीकत क्या है वहां पे, या कि वहां पे क्या हो रहा है, मगर जो ये तालिबान को ये अपने प्रेजेंटेशन को, अपने प्रोजेक्शन को काफी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि वो तस्वीरें जो सारे दुनिया में फैल रही हैं, वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया में, वो औरतों के पीछे वहां के शुरते भाग रहे हैं, उनको कोड़े लगाने की कोशिश सही कर सही, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। These are the things, ये जो चीजें हैं हम्म ये दुनिया कबूल नहीं करेगी, हम्म और ना ये इस्लाम है। देखिए, मैं एक पॉइंट आपको मोना कहना चाहता हूँ, इस्लाम 55 ममालिक में है, 55 कंट्रीज। नाउ हर जगह इस्लाम है, तो ये तालिबान जो इस्लाम की प्रोजेक्शन करते हैं, वो सही प्रोजेक्शन है या नहीं है? क्योंकि ये सवाल उठता है कि अब बाकी मुल्कों में जैसे सऊदी अरब है या कतर है या अमारात है या पाकिस्तान, इंडोनेशिया, तुर्की, मलेशिया, ये ममालिक, इन सब जगहों पे इस्लाम है ना भाई। तो इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें बहुत डाइवर्सिटी है, करेक्ट, और ठीक है, तालिबान को औरतों के हुकूक का एहतराम करना जरूरी है। दुरुस्त, बिल्कुल। बल्कि इस्लाम तो खुद गारंटर है ख़वातीन के हुकूक के लिए। शौकत यूसुफजई साहब, इस पे क्या ख्याल है आपका? क्योंकि भारतीय गंदम के हवाले से भी अब ये सोचा जा सकता है, ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग में ये बात सामने आई है कि वाया पाकिस्तान वो अफगानिस्तान जाए, जबकि 2019 के बाद से तमाम ट्रेड बंद है। तो आपको लगता है इंसानी जो वहाँ सूरत हाल है अफगानिस्तान में, वो ये तकाजा कर रहे हैं पाकिस्तान से कि हम एक्सट्रीम मेजर्स भी लें उनकी फलाह के लिए? देखिए मुन्ना, पहले जो इशू था ना भारत के साथ, वो ये था कि भारत का वहाँ अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिश करता रहा है और उनको ग्राउंड भी मिल रही थी। अभी तालिबान के आने के बाद तो ये ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है, खदशा कि भारत जो है वो अभी का अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ा सकता है। इसलिए अब सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बात रह गई। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम गंदम छोड़ सकते हैं, तो उसमें इंसानी हमदर्दी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। और ये पाकिस्तान जो है समझ रहा है कि अब अफ़गानिस्तान, भारत के साथ अगर ट्रेड का रास्ता छोड़ दिया जाए अफ़गानिस्तान के लिए, तो अब वो सूरत हाल पैदा नहीं कर सकता इंडिया, जो पहले वहाँ पे उनको ग्राउंड मिल रहा था उसके लिए। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने चाइना, रूस और अमेरिका को एक साथ बिठा दिया अफ़गानिस्तान के इशू के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। जो तालिबान ने लचक दिखाई है इस दफ़ा, वो भी उनके फेवर में जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए काफ़ी बेहतर साबित होंगी अफ़गानिस्तान के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। और हमें ये फ़ायदा होगा कि पाकिस्तान को इसमें बड़ी अहमियत मिल रही है, क्योंकि सारे जो सुपर पावर्स हैं, जितने, जिस तरह इन्होंने भी कहा कि इंडिया के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें चाइना शरीक नहीं हो सका, पाकिस्तान शरीक नहीं हो सका था, लेकिन अभी जो हुआ उसमें सारी जितने भी सुपर पावर्स है वो उसमें शामिल हुई और उनके व्यूज़ भी आ गए हैं। और वो मेरे ख्याल से अब फ्यूचर के लिए ये ज़रूर समझेंगे कि अगर अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आती है, वहाँ पे जो तालिबान जो है वो की हुकूमत जो है वो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ती है, तो मेरे ख्याल से उनको कोई इशू नहीं होगा। और ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के जो वावेला हो रहा है ना, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि हुकूमती सतह के ऊपर हो। अब तालिबान के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज नज़र आ रही है हमें, और वो इस चीज़ को काफ़ी देख रहे हैं कि वो ऐसा काम ना करें। लेकिन शौकत साहब, विजुअल्स तो अच्छे नहीं जा रहे ना, जैसे एम्बेसडर साहब भी कह रहे थे कि अगर इस तरह के विजुअल्स वहां से मौसूल हो रहे हैं तो वो उनकी अपनी साख के लिए अच्छा नहीं है। देखिए ये साजिश भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये तालिबान खुद इस तरह के विजुअल जो है वो वायरल करें। मैं नहीं समझता कि तालिबान इस तरह का काम करके वो दुनिया के सामने अपने आप को कोई नफ़रत का वो बनाएंगे। वो समझ चुके हैं, वो दुनिया में रह भी चुके हैं, अब उनमें काफ़ी तब्दीली आ गई है
और वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त दुनिया को चाहिए कि उनका साथ दे, ठीक है, मैं क्योंकि यही मौका है। वो चाहते हैं कि अपने आप को बदल कर पेश करें। सही। तो अगर उसमें दुनिया अगर उनका साथ नहीं देगी तो फिर मामला बिगड़ सकते हैं। कादर साहब, अस्करी क़यादत ने बाकायदा तमाम चीज़ों पे ब्रीफ किया था। जो कौमी सलामती का इस हवाले से जो मीटिंग थी, उसमें जो एटलीस्ट जो इतला मौसूल हुई है वो तो यही है कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी बताया गया, और बिलावल साहब इन पर्टिकुलर, वो उनका ये कहना था, जो कि ये दीज आर ऑफ कोर्स रिपोर्ट्स अगेन, कि जी अफ़गानिस्तान में कभी भी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए अभी भी बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। तो आपका क्या ख्याल है फिर, अब किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए अफ़गानिस्तान उबूरी हुकूमत के साथ तालिबान की? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका ने जिस तरह 20 साल वहाँ पे लगा के और खरबों डॉलर खर्च करके और शिकस्त का उसको सामना करना पड़ा, समझ लो कि अमेरिका इतना आसानी से वो खामोश बैठेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे यूरोपीय मालिक ने भी अफगानिस्तान हुकूमत के बारे में जो कहा कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, हम अभी देखेंगे। तो हुकूमत पाकिस्तान का मौजूदा हुकूमत की मर्जी है वो जो पॉलिसी बना ले, लेकिन मेरे नाकिस राय के मुताबिक हुकूमत को दुनिया के साथ चलना चाहिए। थोड़ा सा वेट एंड सी वाला फार्मूला देखना चाहिए। यकीनन मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान के मफाद में है। अफगानिस्तान में अगर अफरा तफरी हुआ तो आपको देखा पाकिस्तान कितना होगा। हमारे 80,000 जाने जो है ज़ाय हो गई। हमारी कायद बीबी शहीद को, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को मार दिया गया। इस तरह हजारों की तादाद में, और यानी 80,000 अफवाज पाकिस्तान, इंटेलिजेंस, पुलिस और सिविलियन मारे गए। तो ये किस वजह से? अफगानिस्तान की वजह से। तो कोशिश यकीनन करनी चाहिए, और मेरे हिसाब से जो है ना, हमें जो ना वो 2 स्टेप आगे नहीं जाना चाहिए, हमें दुनिया के साथ जाना चाहिए। और इस चीज का जो अभी आपने इंडिया के हवाले से बात की कि वहां से गंदम आएगा, ठीक है, इंसानी बुनियादों पे आपने इससे पहले भी 30 लाख अफगान पनाह गजीन को पाकिस्तान ने पनाह दी थी, और इंसानी हमदर्दी की बिना पे, और उसके लिए हमें बहुत सब कुछ भुगतना भी पड़ा। लेकिन यकीनन फिर जारी बात है, अगर हम नहीं करते और अगर हम अमेरिका का या उसके हवाले से हम साथ नहीं देते, तो रूस ने तो आगे चल के पाकिस्तान को भी कुचल डालना था। तो मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत को सोच समझ के, और दोबारा मैं आगे अनुसार पा रहा हूँ कि पार्लियामेंट जो बना हुआ है या हमारी जो पार्लियामेंट है उसको इत्मीनान में लेके और एक ऐसे मुश्तरका पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि दुनिया के सामने और पाकिस्तान कौम की एक आवाज बन के हम दुनिया के सामने रखें। ये कादर साहब, फिर वो गवर्नमेंट यही बात करेंगे कि आप चूंकि साथ नहीं दे रहे हैं इन तरह के मसाइल पर। अभी शौकत साहब जो इससे पहले वाले सेगमेंट में बात कर रहे थे, उनका कंक्लूडिंग रिमार्क यही था कि दीगर इश्यूज पे गवर्नमेंट का साथ दें, जिनमें महंगाई भी एक बड़ा मसला है, अफगानिस्तान का मामला है, अपोजिशन साथ दे गवर्नमेंट का। अगर आप कह रहे हैं, आप बड़ी सही बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट को इन तमाम बातों पर ऑन बोर्ड रखें। आप मुझे एक बात बताएं कि जब पाकिस्तान ने जो महंगाई, शौकत ज़रदारी साहब खुद मान रहा है, तो आप क्या कह रहे हैं कि महंगाई या हुकूमत का साथ दे दे या हमें पाकिस्तानी आवाम का साथ देना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, नहीं, महंगाई कम करने में कतई ना, महंगाई पे बिल्कुल साथ ना दें, लेकिन महंगाई कम करने में कोई इनकी हेल्प करे ना। आपके पास एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, नून लीग के पास है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत सीरी से नहीं है। आपको याद होगा, मुझे जो हमारे मोहतरम है वो इस चीज को अग्री करेंगे, जब पहली सलामती कमेटी का इजलास हुआ जहां तमाम पार्टियों के सरबराहान, वज़ीर आला मौजूद थे और पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था, और अभी पिछले हफ्ते जब ये फिर इजलास हुआ तो फिर प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं था, तो ये तो सीरियस ही नहीं है बात करने का। ये तो उसको पता ही नहीं है कि वो मुल्क वज़ीर आज़म है। यानी इतनी बड़ी अहम इशू पे वो खुद जब मौजूद ही नहीं था। अच्छा, ये फिर आपका गिला फिर वैसे ही इंटैक्ट है कि गैर मौजूदगी पे जब आपने पहले जैसे गिला किया था ऑपोजिशन ने। एम्बेसडर साहब, आप तमाम का लास्ट कमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम एम्बेसडर साहब, आखिरी सर आपका जुमला। देखिए, मैं समझता हूं कि तालिबान इस मर्तबा बेहतर तरीके से अपने को प्रेजेंट भी कर रहे हैं और अपनी हुकूमत को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब इसको आगे कन्वे करने का मसला है। ठीक है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कम्युनिकेशन, और मैं समझता हूं कि ये कम्युनिकेशन सही हो सकती है, मगर फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है जी। शौकत साहब, ये कम्युनिकेशन ठीक करने में पाकिस्तान तो बड़ी मदद कर रहा है तालिबान गवर्नमेंट की। देखिए, पाकिस्तान मदद कर रहा है और पाकिस्तान के साथ साथ वो तमाम लोग जो अफगानिस्तान के मामला से जुड़े हैं, तो उन सबको इसमें ताउन करना होगा।
और इस वक्त जो तालिबान आए हैं वो उनको पूरी तरह उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। अगर आप इनको इसी तरह छोड़ देंगे तो मामला तो दुरुस्त नहीं होंगे। अगर रीजन में पीस लाना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप तालिबान की हुकूमत की मदद करें। जी कादिर साहब, वुमेन सेंट्रिक पार्टी है आपकी, ये जो खवातीन के हुकूक के हवाले से 2 वर्जन आते हैं अफगानिस्तान में, इस पे आपका लास्ट सेंटेंस आ जाए। देखिए, बिल्कुल इंसानी हुकूक का जो पार्लिमानी कमेटी का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन भी बिलावल भुट्टो साहब है और मैं खुद भी इंसानी हुकूक कारकुन हूँ। हम चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में, जैसा भी एम्बेसडर साहब ने बताया, कि अफगानिस्तान में अब बहुत सारा चीज उसको बेहतर करना है। दुनिया के सामने अपनी जो पिछला इमेज थे उसको नहीं बताना चाहिए उनको दुनिया के सामने, क्योंकि अगर वो बेहतर रवैया करेंगे तो पाकिस्तान भी उसके बेहतर तरीके से उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। अगर उनका वही रवैया पिछले की तरह तो यकीनन पाकिस्तान भी उसे पीछे हटेगा। ठीक है, राइट। इस नोट पे नाजरीन वाइंड अप करते हैं। थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन, शौकत यूसुफजई, जनाब कादिर खान मंदोखेल और एम्बेसडर अली सरवर नकवी ने हमारा इस सेगमेंट में साथ दिया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।